हेलो। हेलो। हेलो जी बोलिए। हाँ हकीम साहब, वो लव स्टोरीज में दादी कह रही है काम भारी कर दो शादी से पहले ही। हाँ पहले ही काम भारी कर दो, क्या कहते हो, कर दूं काम भारी शादी से पहले? खबीस के बच्चे, क्या हो गया, होश में आ। तो मैरिज के बाद ही काम भारी करता हूँ फिर हकीम साहब, है ना? मैरिज के बाद, शादी के बाद। और हकीम साहब ये नेटफ्लिक्स वाले तो हर बार ना ये इंग्लिश में बोल देते हैं कि चीटिंग वीटिंग तो सब कुछ ठीक है, तो किसी का भी काम भारी कर लो, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे किसी का भी काम भारी कर लो जो जो मारे को दिख रहा है। तो ये तो फीलिंग होती है, ये बोल रहे हैं। क्या बोलूं, क्या करूं फिर? होश में आ जा, कम बखत, जलील के बच्चे, इडियट, ओनली वाइफ से, वो भी निकाह के बाद। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और नेटफ्लिक्स एक बार फिर से वापस आ चुका है एक ऐसे शो का सीजन 2 लेके जो एक बार फिर जाना नहीं जाएगा अपनी कंटेंट वैल्यू के लिए, बल्कि जाना जाएगा उसमें दिखाए गए एब्सर्ड सेक्सुअल बिहेवियर को लेके। लव स्टोरीज का सीजन 1 आया था 2018 में। अगर तुम्हें याद होगा तो वो पूरे का पूरा सीजन काफी कंट्रोवर्शियल और टॉक्ड अबाउट बन गया था ओनली बिकॉज ऑफ वन शॉट जिसमें कियारा अडवाणी एक वाइब्रेटर यूज कर रही होती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीजन 1 में जो 4 कहानियां दिखाई गई थी, 4 शॉर्ट फिल्में दिखाई गई थी हमारे को, उनमें से सिर्फ 2 ही फिल्में व्हेन इट एक्चुअली बॉइल्स डाउन टू गुड कंटेंट, गुड स्टोरी टेलिंग एंड वेरी गुड स्क्रीन प्ले, वो सेंस बनाती थी। अदर देन दैट जो बाकी की 2 कहानियां थी सीजन 1 की, वो सिंपली बैंक कर रही थी सेक्स सीन्स के ऊपर और कुछ खास था नहीं उनमें। तो क्या इस सीजन में भी कुछ अच्छा होगा, या फिर यहां पे भी इन्होंने सिर्फ सेक्स सीन्स को दिखा के ही बैंकेबल एक प्रॉपर्टी बना ली है? इनको ये लग रहा है कि भैया हम इसमें दिखा देंगे कुछ कंट्रोवर्शियल, औरतों को कुछ कंट्रोवर्शियल करता दिखा देंगे तो सबकी आंखें वैसी ही खड़ी हो जाएंगी और हमारे को जितने व्यूज मिलने थे नेटफ्लिक्स पे हमारे को वो मिल जाएगा और हमारी फिल्म सफल हो जाएगी। तो इसी बारे में हम बात करेंगे आज ऑनेस्टली सही में। तो लव स्टोरी सीजन 2 एंथोलॉजी फिल्म में जो आपको पहली कहानी देखने को मिलेगी, उसके डायरेक्टर हैं आर बाल्की। एंड हैंड्स डाउन गाइस, वेरी ऑनेस्टली सेइंग, आर बाल्की का ये आज तक का सबसे भेड़ा, वाहियात और क्रिंज काम है। चाहती क्या हो तुम? रिश्ता करने से पहले हर लड़के के साथ क्या अच्छी? आर बाल्की को यहां पे लगा कि मैं एक बड़ा ही कूल सा कैरेक्टर बनाऊंगा, एक कूल ग्रैंड मां का जो कभी भी हिचकती नहीं है, पीछे नहीं हटती, इनफैक्ट एक्सप्लिसिटली बात करती है आगे बढ़ के सेक्सुअल एनकाउंटर्स के बारे में, चाहे वो फिर अपने बच्चों के साथ ही क्यों ना हो या फिर अपने फुली ग्रोन अडल्ट ग्रैंड किड्स के साथ ही क्यों ना हो। नीना गुप्ता रोल प्ले कर रही है दादी का और पोती है यहाँ पे मृणाल ठाकुर जिसकी शादी होने वाली है। तो इन दोनों दादी पोती के बीच में इन्होंने कुछ डायलॉग्स लिखे हैं और वो कुछ ऐसे होते हैं। एक शॉट में दादी अपनी पोती को कहती है ये बात कि भैया तेरा माउंट फूजी हो गया। माउंट फूजी का मतलब डिड यू रीच ऑर्गेज्म व्हाइल हैविंग सेक्स विद योर हस्बैंड टू बी। माउंट फूजी हुआ। फिर एक सीक्वेंस में दादी पूरी फील्ड में आके अपनी पोती को यह बात बता रही है कि जब मैं जवान थी और तेरे दादाजी जवान थे तो शादी से पहले ही हमने खेत खलियान से लेके रेलवे यार्ड के खाली डॉक यार्ड्स में दबाकर सेक्स किया है। लड़का और लड़की के परिवार शादी कैसे करनी है एक शॉट में वो डिस्कस कर रहे होते हैं और दादी की वहां एंट्री होती है और दादी वहां पे एक्सप्लिसिटली सबके सामने जोर देके सिर्फ यही बात पूछती है कि मुझे और कुछ नहीं जानना, सिर्फ ये बात बताओ कि तुमने आपस में सेक्स किया है या नहीं, या फिर तुम बिना सेक्स करे ही शादी कर रहे हो। दादी एक डायलॉग में ये भी बोलती है कि लोग तो एक गाड़ी खरीदने से पहले 10 बार टेस्ट ड्राइव करके देख लेते हैं, तो तुम तो फिर शादी करने जा रही हो, तुम एक बार शादी से पहले सेक्स जरूर करके देख लो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। गाड़ी लेने से पहले टेस्ट ड्राइव करते हो ना, तो शादी से पहले नो टेस्ट ड्राइव। तो यहाँ पे इन्होंने बड़े ही प्यार से ये चीज को इंप्लाई कर दिया कि अगर एक बंदा या बंदी 5 या 10 लोगों से शादी के रिश्ते के लिए मिलते हैं तो हर किसी के साथ सेक्स करके देख लेना चाहिए एंड दिस शुड नॉट बी कंसीडर्ड अ बैड थिंग। इनको ये सब लिखते हुए ये लगा होगा कि यहाँ पे दादी बहुत ही कूल लगेगी, तो यास क्वीन गोगल वाली जो जनता है वो इनको आके प्रेज करेगी और साथ ही में हम तो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। माइंड यू, यहाँ पे मृणाल ठाकुर की शादी होने वाली है व्हिच मींस शी इज अ फुली ग्रोन अडल्ट वुमन एंड शी नोज कि उसको सेक्सुअली क्या करना है और क्या नहीं। तो यही चीज, यही एक सिंगल चीज मृणाल ठाकुर और नीना गुप्ता के कैरेक्टर के बीच में जितनी भी कॉन्वर्सेशन होती है सेक्सुअल एनकाउंटर्स को लेके, वो फोर्स्ड और क्रिंज के चांटे की तरह लगेगी तुम्हें। ये शरीर भी ना माउंट फूजी की तरह एक ज्वालामुखी है। Now talking about these things is not a problem, but I'm pretty sure पहली बात तो ये कि कोई भी दादी ऐसे अपने पोती से या पोते से बात करेगी नहीं, और दूसरी बात अगर करी भी जाएगी, कभी ऐसी कॉन्वर्सेशन इनिशिएट भी हो जाती है एक ग्रैंड माँ और उनके ग्रैंड किड्स के बीच में, तो कोई भी ग्रैंड माँ इस चीज को, कोई भी दादी बहुत ही डिग्निफाइड वे से कन्वे करेगी, इतना एक्सप्लिसिट नेचर में नहीं करेगी कि भैया हम पूरे के पूरे खेत खलियान में चौदम पट्टी करते फिर रहे थे। चलो एक बार को यह भी मान लिया कि अपने
बुजुर्गों से सेक्स टॉक करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहली बात, इस कहानी के अंदर मृणाल ठाकुर कोई टीनेज गर्ल तो है नहीं, ना ही उसका जो फियांसे लड़का है वो कोई टीनेज बॉय है जो अपने अर्ली 20s में जा रहा है और उनको झाट नहीं पता कि उनको अपनी सेक्सुअल लाइफ को कैसे मैनूवर करना है। और दूसरी बात ये, आर बाल्की ने ये कहानी लिखते हुए बड़ा ही क्लियरली सोचा होगा कि भैया जो भी इन बेसिस पे, जिन बेसिस पे मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं इन कहानी को, इसको कॉल आउट करेंगे तो वो अपने थॉट प्रोसेस में बड़े ही रिग्रेसिव लोग हैं, वो पिछड़े हुए ऑर्थोडॉक्स सोच वाले हैं। तो आर बाल्की भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, जो भी ये सोचते हैं और जो भी कॉल आउट करेंगे राइटफुली सो इस कहानी को, उनमें अभी भी थोड़े से शेमफुल हैं, थोड़े से मैनरफुल हैं, एंड दे स्टिल नो हाउ टू कैरी आउट अ डिग्निफाइड कन्वर्सेशन विद द ओल्ड वंस। भद्दे डायलॉग्स हैं और मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी ये बोलूंगा, नीना गुप्ता जैसी मंजी हुई कलाकार क्या क्रिंज काम है। मतलब दादी के मुंह से जो भी डायलॉग निकल रहा है पूरी फिल्म में एकदम क्रिंज की तरह तुम्हारे को लगेगा, एंड सेम गोज फॉर द डायलॉग डिलीवरी ऑफ मृणाल ठाकुर इन दिस पर्टिकुलर फिल्म। एंथोलॉजी में दूसरी कहानी डायरेक्ट करी है कोंकणा सेन शर्मा ने, और ये पर्टिकुलर कहानी ना डील करती है बहुत ही डार्क डीप सेक्सुअल साइकोलॉजी से। Believe what's happened? What? सीमा दीदी on my bed. कहानी बेसिकली एक मॉडर्न अर्बन लेडी की है हु इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल सेक्सुअल प्लेजर इन हर लाइफ, बिकॉज उसकी लाइफ में कोई आदमी ही नहीं है, जो भी रिलेशनशिप में वो आती है वो चलता नहीं है, एंड शी इज बेसिकली सेक्स स्टार्व्ड। तो ये चीज कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी में निकल के आती है, और वो एक दिन अपने घर के अंदर आती है और ये देखती है कि उसकी जो रेगुलर काम वाली बाई है वो हर दिन अपने पति के साथ उसके बेड पर सेक्स कर रही होती है, और फिर वो उसको छुप छुप के देखने लग जाती है, उन दोनों को सेक्स करते हुए, और वहां से प्लेजर डिराइव करती है। उसके आगे जो होता है ना, दिस स्टोरी विल स्टिक विद यू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, एंड दिस फैक्ट अलोन मेक्स दिस स्टोरी वन ऑफ माय फेवरेट इन द एंटायर एंथोलॉजी। तिलोत्मा शोम और अमृता सुभाष लीड लेती हैं इस कहानी के अंदर, एंड फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस बाय बोथ द वुमेन। एंथोलॉजी की तीसरी कहानी लिखी और डायरेक्ट करी है सुजॉय घोष ने, एंड हैंड्स डाउन दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द एंटायर एंथोलॉजी, क्योंकि ये पूरी की पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ बनाई गई है तमन्ना भाटिया की क्लीवेज को कितना ज्यादा ग्लैमराइज करके दिखा सकते हैं उस रीजन की वजह से। 10 साल पहले अचानक तुम गायब कहाँ हो गई थी? I missed you so much. विजय वर्मा जैसे स्ट्रॉन्ग एक्टर को कंप्लीटली वेस्ट कर दिया गया है, तमन्ना भाटिया को सिर्फ और सिर्फ आई कैंडी बना के रखने के लिए करा गया है इसके अंदर, विच आई अंडरस्टैंड कि लव स्टोरीज नाम है तो एक दो ऐसे सीन्स होंगे विच इज कंप्लीटली फाइन, बट द स्टोरी राइटिंग इज टेरिबल। पूरी की पूरी कहानी जिस तरह से शूट करी गई है, लिखी गई है, इनफैक्ट जिस तरह से आपको स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई नजर आएगी, आपको ये लगेगा ही नहीं कि एक नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन है या फिर एक सुजॉय घोष जैसे डायरेक्टर ने बनाई है और लव स्टोरीज जैसी जानी मानी वेब सीरीज का एक पार्ट है। इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा इसको देखते हुए कि आप गंदी बात का कोई नया एपिसोड देख रहे हैं। You can't do this. तुम शादीशुदा हो। एंथोलॉजी की चौथी कहानी है अमित रविंद्रनाथ शर्मा की, जिनको काफी लोग जानते होंगे बधाई हो की सक्सेस के बाद से। बधाई हो एक काफी अच्छी फिल्म थी, और इस एंथोलॉजी में ये वाली कहानी भी काफी पॉपुलर हो सकती है फॉर द सोल रीजन कि इस कहानी की जो स्टार है वो है काजोल। पुरानी वाली ठीक काम तो कर रही थी, क्यों निकाल दी उसने? निकाला नहीं, भाग गई। क्यों? कहानी में काजोल प्ले करती हैं द रोल ऑफ एन एक्स प्रोस्टिट्यूट, जिसको कोठे से उठा के ले आता है एक किसी जमाने में बहुत अमीर हुआ रजवाड़ा का राजा, जिसको अब कोई नहीं पूछता और उसके पास कुछ खास काम भी नहीं है, और इसी के चलते वो एक दारूबाज बन जाता है, और वो हर रात को दारू पी के आता है और सेक्सुअल वायलेंस करता है, सेक्सुअली एक्सप्लॉयट करता है काजोल को। कहानी एक शॉर्ट फिल्म होने के बावजूद भी बड़े ही स्टुपेंडस तरीके से लिखी गई है, कुछ भी आपके गेस वर्क पे नहीं छोड़ा जाता है। इनफैक्ट हर चीज का बहुत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। अगर बहुत elongated नहीं है वो एक्सप्लेनेशन, तो आपको छोटी छोटी 2-2, 3-3 मिनट के सीक्वेंस से ही पता लग जाएगा कि कहानी किस तरफ बढ़ रही है, एंड टुवर्ड्स द एंड एक ऐसा ट्विस्ट आएगा कहानी में जो आपका दिमाग घुमा देगा, which makes this film the second best out of the 4 films। कहानी में मेल लीड है कुमुद मिश्रा साहब, और मुझे नहीं लगता कि कुमुद मिश्रा साहब को कोई भी कैरेक्टर या रोल दिया जाए और वो फेल हो जाए उसको अच्छी तरह परफॉर्म करने में। यहां पे भी उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, एंड इनफैक्ट काजोल का ये जो कमिंग बैक एक तरह से अगर आप इसको टर्म कर सके, एक रीस्टार्टिंग रोल है, यहां पे उन्होंने भी काम काफी अच्छा किया है। बहुत ज्यादा डायलॉग्स नहीं है, इनफैक्ट बहुत एक्सप्रेसिव पूरा का पूरा कैरेक्टर था यहां पे जो उन्होंने रोल प्ले किया है उसका, और उन्होंने अपनी आंखों से ही, अपने एक्सप्रेशन से ही बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस दी है। मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर कहानी एंथोलॉजी में ये प्रूव करती है कि अमित शर्मा का जो कैलिबर है एक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा बनाने के लिए वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि जो भी सिनेमेटोग्राफी है, जो भी डायरेक्शन है इस फिल्म की, जो भी शॉट्स लिए गए हैं फिल्म में, एक शॉर्ट फिल्म होने के बावजूद बहुत ही इंपैक्टफुल है एक एक शॉट।
बहुत सारे लोगों का यह आर्ग्यूमेंट रहता है कि जब भी ऐसे नेचर का कोई कंटेंट आता है किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो यह बोला जाता है कि भैया ये वाला जो कंटेंट है ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है बहुत ज्यादा। तो इस चीज को लेकर मैं यही बोलना चाहता हूं कि सेक्सुअल फेटिशेस, सेक्सुअल फैंटेसीज एक ह्यूमन ट्रेट है, ना कि एक लोकलाइज्ड ट्रेंड। चौदम पट्टी लोग हिंदुस्तान में भी करते हैं, चौदम पट्टी लोग अमेरिका में भी करते हैं, चौदम पट्टी लोग जापान में भी करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया ये वेस्ट से कॉपी कर लिया या वहां से कॉपी कर लिया। ये पूरा का पूरा शो जो है, इसमें जो लिखी गई कहानियां हैं वो सिंपली डील करती हैं सेक्सुअल फैंटेसीज और फेटिशेस से, जो किसी के और कहीं पे भी हो सकते हैं। तो बेसिकली पहले वाले सीजन में भी 4 कहानियां थी, 2 अच्छी थी 2 बेकार थी। इस वाले सीजन में भी 4 कहानियां हैं, 2 अच्छी हैं और 2 बेकार हैं। लेकिन जहां एक तरफ 2018 में इसको एक एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट ऑफ बोला जा सकता था, अब 5 साल हो चुके थे, सबके रिव्यूज फीडबैक्स पहले वाले सीजन के बाद आ गए थे, लेकिन नेटफ्लिक्स से वहां से क्या सुना? कुछ भी नहीं। और हमारे को सर्व करा एक अगेन बिलो एवरेज कंटेंटलेस बेसलेस प्रोडक्ट। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ लव स्टोरीज 2। बहुत ही बिलो एवरेज सी फिल्म है। अगर नहीं देखोगे तो फोमो ट्रिगर नहीं होगा, तुम्हारा टाइम है तो देख लेना, नहीं तो अगला रिव्यू देख लेना मेरा सत्य प्रेम की कथा, जो किसकी होने वाली है? गूसबम्प्स वाले की है, नॉन नेपो किड का फ्लैग बियरर कार्तिक आर्यन की। और मैं तुम्हारे को बता रहा हूं ये मनी ग्रैबिंग स्कीम होगी। उसके रिव्यू में मिलते हैं आज रात, नहीं तो फिर कल सुबह। तब तक के लिए हकीम साहब बता दो इनको। Okay, that's all. Idiot.